है। तो फिर मेरा बैग मेरा गिरा। खो गया होगा। नहीं, वो गाड़ी फिर वो पापा लेके थे ना, फिर अभी आ गए। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने लास्ट आर्हीनियस इक्वेशन वाला किया था। आर्हीनियस इक्वेशन की डेरिवेशन करी थी लास्ट हमने, तो उसमें एक टर्म आपका बार बार ई ए आ रहा था, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेट भी करवाया था उस दिन आपको, और एक होमवर्क भी दिया था कि ये ई ए क्या चीज़ होती है। तो आज हमने उस ई ए का ग्राफ पढ़ना है, और आज कुछ ऐसा न्यूमेरिकल वाला नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, और थ्योरेटिकल पार्ट के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाने वाला है। इसके बाद एक चैप्टर हम ऑर्गेनिक का करके वापस से सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों का सितंबर में आ रहा है वो भी कवर हो जाएगा। इसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा लास्ट आपका अमाइंस, ठीक है। और आपके बैकलॉग के लिए ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर बचेगा, ठीक है। अगर मैं पहले करवा के जा सकी तो पहले करवा दूंगी, नहीं तो वो बाद में, उससे पहले तो आपका सारा डन हो जाएगा। चलिए हेडिंग लिखो आपका, ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो जो ई ए लिखते होते थे, ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मैं बस ई ए लिख रही हूँ। आप लोग प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी और ई ए को ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 ग्राफ बनानी है हमें कंपेयर करके। ये चीज़ तो आपको 9-10 से पता होगी कि एक बार जब नया प्रोडक्ट बनने के लिए ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। ये चीज़ हमें पता है, ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास 2 केस सपोज करो हो सकता है। एक बार रिएक्टेंट का लेवल फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। दूसरे में उल्टा करते हैं, दूसरे में हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट यहाँ पे होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होएगी। तो इस केस में जब हमारा ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी लग रही होगी इस पे, ये एक्सेस एनर्जी का है दोनों केस में। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, एनर्जी लग रही है, फिर आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है। इसमें भी आपकी एनर्जी ओल्ड बॉन्ड को टूटने में लग रही है, फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो उस वाले ग्राफ में आपको देख रहे हैं कि रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट क्या है, पुराने वाले चीज़ें। तो रिएक्टेंट को ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कम एनर्जी में ही फॉर्म हो रहा है। दूसरे केस में आपका ओल्ड बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लग रही है वो कम है, और प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसमें ज़्यादा लग रही है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जो भी ये ग्राफ बनता है, ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। इसको कहते हैं हम ई ए, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आपका क्लियर हो गया, ई ए। अब जिसमें आपको हमेशा हीट ज़्यादा चाहिए, मतलब ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट हमें क्या होती है, हमेशा ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। ये दोनों याद है, एंडो और एक्सोथर्मिक। एंडो में हीट चाहिए, एक्सो में हीट निकलती है, इसमें कमी लगा होगा और प्रोडक्ट बनते हैं। और जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट हमेशा रिलीज़ होती है। ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने में हीट चाहिए, और जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो हीट निकलती होती है। तो इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट का तरफ है, तो ये एक्सोथर्मिक बन जाएगा, ठीक है। एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। बना लो ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी का। ये ग्राफ एग्ज़ाम में मोस्टली आता है, ठीक है, कि आपको ग्राफ बना के बताना है। नीचे आपको लिखने का मगर लिख भी सकते हो कि ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब नया बॉन्ड बनता है तो हमेशा उसमें से एनर्जी निकलती होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एक लाइन, गिवन मोर एनर्जी, हमने एनर्जी ज़्यादा दी है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, एब्जॉर्ब, तो ये बनेगा एंडोथर्मिक, ठीक है। इसमें भी हम एनर्जी ज़्यादा ही देंगे, बट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज़, तो ये बन जाएगा एक्सोथर्मिक। इस ग्राफ के नीचे आप ये लिख सकते हो।
अपनी वर्डिंग में चाहो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, जैसा ठीक लगे आपको। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जो स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगे। इसके बाद हमें कोलिजन थ्योरी पढ़ना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और मैकेनिज्म। यही 3 टॉपिक्स हमारे रहते हैं। पहले कोलिजन थ्योरी के बारे में लिखिए, फिर उसको समझाऊंगी। हेडिंग डाल दो कोलिजन थ्योरी, COLLISION, COLLISION, कोलिजन थ्योरी। थोड़ा सा बता देते हैं, कोलिजन का मतलब समझते हो, 9th-10th में पढ़ा होगा, कोई चीज़ टकराने के बारे में। बट इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इनके बारे में ही बात करते रहते हैं। तो ये कोलिजन थ्योरी भी उसी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होएगी। तो पहले 4-5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स है मतलब टोटल, वो लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। लिखो कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ केमिकल रिएक्शंस occurs, explain how chemical reaction occurs and why reaction rate differs for different reactants, या different reactions भी लिख सकते हो। रिपीट करिए, how chemical reactions occurs and why reaction rates differ for different reactions। रिएक्शन रेट पता है ना, 0 फर्स्ट आपने पढ़ी है, 2nd और 3rd भी हुआ करती है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। कंटिन्यूटी में लिखो फुल स्टॉप लगा के, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, कुछ रह गया शिव, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट। ये तो कोलिजन थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन थी, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट। अब हम लिखे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट, वही चीज़ है सेम। इसके बाद सेकंड पॉइंट, पहला लिख लिया होगा, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट। दूसरा, ओनली कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ओनली कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। Collision between reactant molecules can lead to product formation. Product formation. Third point, not all collisions results in a reaction. Not all collisions react. Result in reaction. Results in reaction. Fourth point, only a fraction of total collision are effective collision, full stop। और ये पॉइंट स्टार लगा के लिखना लास्ट वाला, इफेक्टिव कोलिजन अकर्स ओनली इफ। अब इसके आगे लाइन, इसको स्टार लगा के लिखाना क्योंकि पूछा जाएगा कि इफेक्टिव कोलिजन कब होती है। और लिख लिया हेडिंग, इफेक्टिव कोलिजन अकर्स ओनली इफ, कोलिजन अकर्स ओनली इफ द मॉलिक्यूल कोलाइड विद अ सफिशिएंट एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद अ सफिशिएंट एनर्जी, molecule collide with sufficient energy
ब्रैकेट में ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, greater than or equal to activation energy, full stop. The molecules have the proper orientation at the time of collision. खत्म. The molecules have the proper orientation at the time of collision. क्या चल रहा है देवेंद्र स्कूल में? स्कूल में क्या चल रहा है? हाँ, टोटल. The molecules have the proper orientation at the time of collision. स्कूल में क्या चल रहा है देवेंद्र? क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है? जा ही नहीं रहे आप भी? मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना, स्कूल ही नहीं जाते हैं, अब गंदे गंदे बच्चे आते हैं. तुम लोग जाते क्यों नहीं हो स्कूल? घर में क्या करते हो? जाया करो स्कूल में, टीचर का बात सुना करो. आपकी टीचर एक ही दिन में पूरी केमिस्ट्री ख़त्म करती है, पता है ना? याद है ना +1 में पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ाया था. अब नहीं पढ़ाते? ठीक है, उनका भूत उतर गया. चलो, अब मैंने क्या पढ़ाना शुरू किया आपको? कोलिजन थ्योरी. ठीक है, कोलिजन थ्योरी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दो जो रिएक्टेंट होंगे या कुछ भी होंगे वो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे. बट आपको बोला गया कि कोलिजन कब वैलिड होगी? जब आपका रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टकराएगा. ठीक है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टकराएगा तभी इस कोलिजन को हम ओके मानेंगे. अब कई बार कुछ रिएक्शन में अब आपका रिएक्टेंट रह गए हैं और कुछ प्रोडक्ट बन गया और बाकी प्रोडक्ट बनना अभी बाकी है, तो इस केस में इनके साथ साथ इनकी प्रोबेबिलिटी भी तो है टकराने की कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी कोलाइड कर सकते हैं. पर हम कोलिजन थ्योरी में क्या वैलिडेशन लेते हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टकराएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी. इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टकरा गए या तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट भी टकरा रहे हैं, अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो भी हम उनको क्या बोलेंगे? इन इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी. इज इट क्लियर? ठीक है, कि आर वाली होगी तो वो क्या होगी? इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी. और उसमें भी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टकरा गए तो कुछ होने वाला नहीं है. कुछ केस में आर और आर भी टकरा रहे होंगे बट इनके पास क्या होगी? सही एनर्जी नहीं होगी, तो भी ये इफेक्टिव नहीं कहलाएंगे. और आपने एक पॉइंट लिखी होगी ओरिएंटेशन. ठीक है, ओरिएंटेशन का. अब यहाँ से मेरा मन कर रहा है कि मैं देवेंद्र को पीट दूँ, यहाँ से फेंक के मारूंगी. अगर उसको नहीं लगी और साइड से चली गई तो क्या कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा. ठीक है, तो वैसे ही अगर रिएक्टेंट्स में फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल्स की अगर बात कर दूं, s ऑर्बिटल हेड ऑन कोलिजन कर देगा तो शायद कुछ होगा. ये यहाँ है और ये बेचारा यहाँ से निकल गया, तो क्या कोई रिएक्शन होने वाली है इनके बीच में? नहीं होगी. तभी आपको लास्ट में लिखवाया कि इफेक्टिव कोलिजन कब होगी? जब उनकी ओरिएंटेशन सही होगी. ओरिएंटेशन साथ होने के साथ उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, या जिस एनर्जी का टकरा के कोलाइड करे वो एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना वापस अपनी नोटबुक में देखो क्या लिखा है? मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट. ठीक है, कोलाइड करना पड़ेगा उनको. कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं हम देवेंद्र. सेकेंड पॉइंट में लिखा कि ओनली कोलिजन किसके बीच में होनी चाहिए? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, ताकि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सके. तीसरा पॉइंट आपने लिखा नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट्स इन रिएक्शंस. ये समझ आ गया कि हर कोलिजन रिएक्शन नहीं करेगा. चौथा, टोटल कोलिजन्स में से बस कुछ ही फ्रैक्शंस जो होते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं. पांचवें पॉइंट में लिखवाया कब? जब उनके बीच में सफिशिएंट एनर्जी होगी और लास्ट में प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा उनके कोलिजन के बीच में. क्लियर है? पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स. आपको पूछना है मन कुछ? ठीक है, तो ये बस थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी के बारे में बता रखा है. अब आपके पास नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी. सारे बच्चे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी. अब ये जो कोलिजन थ्योरी हमने बनाई है इसका रेट ऑफ रिएक्शन से क्या लेना देना है? लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी. तो इसमें भी सेम चीज़ वही हमने लिखी है कि अगर कोई A प्लस B है तो ये क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना के देगा हमें. तो इसका हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन. तो इसकी आप लिखो रेट इज गिवन बाय
कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, डेरिवेशन उस दिन ही ख़त्म हो गई। अगर हम इसे ZAB ले रहे हैं, सब चीज़ बताऊंगी क्या क्या चीज़ है। P.E की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये EA क्या है अभी पता चल चुका है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी बोली थी आपने, जहाँ पे वेयर ZAB जो है दैट इज़ योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से वो टकरा रही है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, A और B तो आपको पता है ना रिएक्टेंट होते हैं। ZAB के बारे में P है यहाँ पे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन फैक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीरिक फैक्टर भी कहते हैं, अगर ये पूछ लेगा। स्टीरिक फैक्टर भी इसको हम बोलते हैं। EAT अपॉन RT को बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर टू EA हो सकता है। इसके बाद लास्ट 2 टॉपिक, आज आपकी छुट्टी भी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। आप तो लेट ही आए, नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे ना आज हम, बस उसी को वाइंड अप करेंगे। लिख लिया है क्लास? मुझे नहीं, आज एक ही क्लास थी आपकी। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी। अब जो आपका ये रिएक्शन के बारे में ये जो पढ़ाया ना मैंने आपको, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोलिजन थ्योरी, ये पिछले 10-12 साल से कभी नहीं आया है, ठीक है। मतलब मेरे टाइम से ही समझ लो कि ये कभी नहीं आया। आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों पढ़ाया, मैं इससे पहले पढ़ाती भी नहीं थी ये वाला टॉपिक, मतलब कोलिजन थ्योरी पढ़ाया बट इनके बारे में मैंने नहीं बताया था। बट इस बार मुझे थोड़ा डाउट है कि आपके सिलेबस का वो जो OSM या कुछ भी CBSE कर रही है, तो क्या पता पूछ दे कि रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है, तो इस वजह से मैंने दिखा दिया है। बट पीछे ये अभी तक तो नहीं आया है, ना किसी सैम्पल पेपर में ना किसी भी चीज़ में नहीं आया। कॉम्पिटिटिव की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, बट जो CBSE का पेपर है उनमें नहीं आ रखा, ठीक है। आगे चलते, बस ये इतना ही है, इतना ही बताना है। कुछ भी चीज़ ऐसे आएगी तो वैसे ही लिख के उसका रेट ऑफ रिएक्शन बता देना है कि रेट इज़ गिवन बाय जो आपका रिएक्टेंट होगा उसको ऐसे, और ये चीज़ ऐसे लिख के आपको बता देनी है अगर आया कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो, और बाकी ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। बाकी जब लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज़ होगा हमें उसमें पता चल जाएगा कि इस बार आने के चांसेस हैं कि नहीं। नेक्स्ट है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्यूडो, PSEUDO, नाम से क्या लग रहा है? शिव बताएगा मुझे, शिव नाम से क्या लग रहा है? स्यूडो का मतलब देवेंद्र बताओ। स्यूडो चीटिंग करके नहीं बतानी, तो जब देख ही लिया मीनिंग तो पता है। हाँ तो बता। स्यूडो का मतलब होता है नकली, ठीक है। स्यूडो का मतलब ही होता है नकली। तो क्या कह रहा है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इसका मतलब कौन बताएगा? जिसको आता है बता दो। अब तो और हाँ हाँ क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, लिमिटेशन होगी या फिर वो ऑपोजिट होगा? नहीं, ऐसा लिमिटेशन तो नहीं है कुछ। तो स्यूडो का मतलब समझ गया, नकली। मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर होते नहीं हैं बट वो प्रिटेंड करते हैं और दिखते कैसे हैं? फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखते हैं। वो एक्चुअल में 0 ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, बस फर्स्ट नहीं होते हैं वो, ठीक है। पर वो प्रिटेंड कैसे करेंगे कि मैं कैसा हूँ? फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल के साथ चीज़ें बताऊँगी आपको। पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। दोज रिएक्शंस which are actually 0, second and third order reaction, which are actually 0, second and third order reaction
but pretends to be first order reaction, are called pseudo first order reaction. pseudo first order reaction. दो एग्जाम्पल लिख के लाई हूँ, एक एनसीईआरटी वाली और एक बाहर वाली। तो पहले वाली बाहर वाली है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस सुना है आपने, 10th में भी होगा। ईस्टर कुछ नहीं याद, वो सब भूलते रहते हैं। हाँ, ब्रेक डाउन होता है ना, ईस्टर प्लस वाटर, ठीक है। अब मैंने पे फॉर्मूला नहीं लिखा ईस्टर का, क्योंकि ईस्टर ऑर्गेनिक में पढ़ते होते हैं मोस्टली, तब ईस्टर का फॉर्मूला नहीं लिखा। ईस्टर प्लस क्या आ गया, वाटर ले रहे हैं हम, तो ईस्टर प्लस वाटर आपका बनाएगा अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना देगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने 1 मोलर ईस्टर लिया, मतलब पानी हमेशा जब ईस्टर में हम मिलाते हैं तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है हमें, तो यहाँ पे पानी मैंने कितना ले लिया, 10 मोलर ले लिया। अल्कोहल आपका अभी रिएक्शन चालू ही हुई है, तो ये दोनों अभी क्या है, 0 पे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। थोड़े टाइम के बाद अगर हम रेट देखेंगे तो ये बन गया 0.1 और ये बन गया आपका, ये भी 0.1। सब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। और ये भी 0, जितना ये उधर बना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद ये रिएक्शन ऐसा चला आ रहा होगा। यहाँ तक लग गया पता कि क्या लिखा है? बाकियों को कि थोड़े टाइम के बाद रिएक्शन चली होगी तो हुआ होगा। तो अब इसमें अगर आप देख सकते हो, इसमें डिफरेंस कितने परसेंट का आया है, 1% का कि 10% का? हाँ, 10% का आया, 10% का डिफरेंस आ रहा है। इसमें 1%, आप नियरली 1% कह सकते हो। बाकी का तो चलो प्रोडक्ट की बात हम वैसे ही करेंगे। तो अब आपको केमिस्ट्री में बताया जाए कि 1% का चेंज जो होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल। 1% चेंज जो होता है, चेंज इज़ वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल होता है कि वी नियरली नेग्लिगेट। ठीक है, स्पेलिंग बताएगा कोई मुझे नेग्लिगेशंस का? हाँ, क्या होता है? NEG, ठीक है, हम उसको क्या कर देते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। केमिस्ट्री में 1% का चेंज मतलब अप्रॉक्स हमें लगता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ उतना पता ही नहीं चलता है। तो अब इसी के लिए हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ये डिफरेंस तो समझ आया क्या किया है यहाँ तक? देखिए अभी देखना किस तरीके से ये अपना फर्स्ट ऑर्डर का रूट बनाने की कोशिश करेंगे। ये था हमारा, ठीक है। लिखो R इज इक्वल्स टू K, पहले H2O। H2O के ऊपर कितना चार्ज होगा, कुछ नहीं, तो 1 ले लेते हैं। एक ही है ना, पानी अकेला 1 है, और दूसरा ईस्टर ले लेते हैं। 2 ही लिया था, दोनों के ऊपर क्या है, 1 1। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, ये एक्चुअल में 1 + 1 क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। सेकेंड आपने पढ़ा नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट बता रहे हैं ये दोनों 1 1 चीज़ें हैं रिएक्टेंट में। तो ये कौन से ऑर्डर का हो गया, एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा होता है। बट यहाँ पे अभी हमने क्या मान लिया, पानी को बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, इसका चेंज कोई ओवरऑल रेट में फ़र्क ही नहीं डाल रहा है। ठीक है, शिव लग रहा है। तो अब इसको जब हमने लिख देंगे तो ये ऐसे लिखाएगा RKH2O, ये इसके अंदर ही आ जाएगा क्योंकि हमने इसको भी इसके कांस्टेंट मान लिया। फिर आपका लिखा जाएगा ईस्टर, और ईस्टर के ऊपर 1, और ये क्या बन जाएगा, नया K' बन जाएगा, नया कांस्टेंट, क्योंकि हमने R को भी कांस्टेंट, R इज इक्वल्स टू K', ये K' है, 1 नहीं है, ईस्टर, और ये 1 लिखा देगा। एक्चुअली में था ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल, बट इसमें अपने आप को कैसा दिखा रहा है ये, कि मैं कैसा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का एक पार्ट हूँ। नहीं लग रहा पता? तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आपको निकालने को आएंगे
जिसमें से आपको पता चलेगा सिर्फ आपको कुछ पूछना है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कोई आपका एक रिएक्टेंट इतना कम कुछ चेंज हो रहा होगा ना कि वो बिल्कुल कांस्टेंट के बराबर या उसको हम स्टैंडर्ड कंसीडर कर लेंगे, वो सेम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास एक ही आएगा। यहाँ पे 2 आ रहे थे, 1+1, एक्चुअल में ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ठीक है, बट इतना कम चेंज हो रहा है कि ये कांस्टेंट के अंदर ही मिल गया नेगलेक्ट होके, तो बेचारे को हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई भी एक एग्जांपल आप लर्न कर लेंगे, डेफिनेशन लर्न कर लोगे, थ्योरी पर्पस से ये आपका आ सकता है तो आएगा, कोई न्यूमेरिकल कुछ भी इसके अंदर नहीं आएंगे। इस चैप्टर से डेरिवेशंस और EA निकालना, जो हम उस दिन टाइम निकाल रहे थे वो सब निकाल रहे थे, वही चीज़ें आएंगी आपका, ठीक है। लास्ट टॉपिक लिखो, मैकेनिज्म मेथड टू फाइंड ऑर्डर्स। mechanism method to find orders। पूरे PYQs अगर आप 10 ईयर तक के जाओगे, मैंने इस साल तो स्टडी नहीं किया, पिछले साल जब देखा था तो पिछले साल देखा था तो बस 2 क्वेश्चन आए थे मैकेनिज्म मेथड से, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। इस साल का भी कुछ पता नहीं, क्योंकि ना पेपर आया है ना सैम्पल पेपर मैंने पढ़ा है, तो मुझे अभी इस साल का कुछ भी नहीं पता। 2025 की बात कर रही हूँ, 10 साल में सिर्फ जो अभी पढ़ाने जा रही हूँ मैकेनिज्म मेथड टू फाइंड ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको साथ में बताती भी चली जाती हूँ कि किसको कितना प्रायोरिटी देके पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी आती है, थ्योरी पार्ट में है कोलिजन थ्योरी, वो आई हुई है। हेडिंग डाल लिया, मैकेनिज्म मेथड टू फाइंड, इसमें लिख लो डेफिनेशन पहले एक लाइन की। इफ़ अ रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग इन मोर देन 1 स्टेप, if the reaction is progressing in more than 1 step, then slow step will decide the rate determining step, then the slow step will determine, मैंने क्या लिखा, will determine the rate या order of the reaction, rate या order of the reaction। इसका हिंदी में मतलब ये है, अभी तक हमने बहुत फॉर्मूले से निकाल लिए रेट रिएक्शन कि ऐसे निकालो, ये फॉर्मूला लगाओ, R लगाओ, K लगाओ, EA वाला फॉर्मूला लगाओ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से निकालो, बहुत तरीके लगा लिए ना हमने। तो ये एक मैकेनिज्म मेथड है। मैकेनिज्म मेथड का मतलब ये कह रहा है कि अगर तो कोई रिएक्शन, हमें हमेशा क्या लगता है, अगर मैं कोई रैंडम एग्जाम्पल दूँ, NaCl वाला दूँ कि Na है, Cl है, ये जाके NaCl बना देते हैं, अभी तक यही पढ़ते हैं ना हम, पर ये हमेशा कभी भी फर्स्ट स्टेप में होता नहीं है, ये एक में, ये पहले बेचारा सब्लिमेशन होती है इसकी, मतलब ये सब्लिमेट होगा, ये भी आपका कोई आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कुछ रेडी होता है गैशियस फॉर्म से, उसमें आएगा, फिर दोनों में आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, फिर जाके फर्दर फाइनल वो आयनिक बॉन्ड बनता है। मतलब हम लिख तो देते हैं एक स्टेप में, बट वो एक्चुअल में 2-3 स्टेप में रिएक्शंस हो रही होती है। तो मैकेनिज्म मेथड में हम ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन 1-2 स्टेप में हो रही है, ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, ये गिवन होता है हमेशा। अगर ये टेक्निक से निकालना होगा ना, आपको रिएक्शन भी दी रहेगी और रिएक्शन के साथ 2-3 लाइनें लिखी रखी होगी, पहले स्टेप में क्या बना, दूसरे स्टेप में क्या बना, और दोनों में स्लो और फास्ट वाली कहानी भी हम आपको लिख के देंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस रिएक्शन का कौन सा रेट है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, वो हमेशा कौन डिसाइड करने वाला है, स्लो स्टेप वाला डिसाइड करने वाला है। अब स्लो स्टेप वाला ही क्यों डिसाइड करेगा, क्लास 11th में एक हार्बर प्रोसेस था, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी। अगर आपको वहाँ से ना समझ आए तो एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है, किसी ने सुना है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में? जैसे फॉर एग्जांपल 4 लोग हो आप लोग फॉर एग्जांपल, ठीक है, चारों में से एक क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, वो दिल पे मत लेना बात, बस वैसे बता रही हूँ। अब 3 बच्चे क्या होंगे, बहुत फास्ट अपना काम कर लेते होंगे, एक बच्चा क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। अब मैं डिक्टेट कर रही हूँ, 3 तो लिख लेगा, कोई एक रह गया, वो क्या है, पीछे रह गया, तो उसको मैं लिखवाऊंगी तभी आगे चलूँगी ना। मतलब ओवरऑल आप तीनों कितने भी फास्ट हों, ये रिएक्शन में तो सेंटेंस कंप्लीट करवाने में मुझे तब तक रुकना पड़ेगा जब तक वो चौथे वाले बच्चे ने क्या नहीं किया होगा, कंप्लीट नहीं किया होगा। तो वैसे ही इसमें कह रहा है कि बेशक 3-4 स्टेप का क्या हो रिएक्शन होगा,
ठीक है। बट स्लो वाला ही डिसाइड करेगा कि भाई रेट कितनी जल्दी चलना है या फास्ट चलना है। बाकी जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेंगे कि ये स्टेप बना दिया, ये स्टेप बना दिया, एक बेचारा पीछे रखा हुआ। तो ओवरऑल तो रिएक्शन कंप्लीट करनी है ना, इंडिपेंडेंट तो है नहीं रिएक्टेंट से। तो इसी को हम क्या कहते हैं हमेशा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। सबको समझ आया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? ठीक है, जो सबसे रिएक्शन के स्टेप में सबसे स्लो वाला होगा उसी के ऊपर सब चीज़ डिपेंड है। अगर उसने जल्दी कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट वाले तो जल्दी करेंगे ही करेंगे। तो मैकेनिज्म मेथड में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मैंने स्टेप लाइन लिखवा दी है। स्लो स्टेप विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखो, a + b2 गिव्स अस 2ab। a + b2 गिव्स अस 2ab। लिख लिया, यही एग्जाम्पल लिखा, a + b2 गिव्स अस 2ab। इसका पहला स्टेप बनाया है, पहला स्टेप इसका लिखो कि ये b2 टूट के बनेगा 2b में। ये है स्लो ये गिवन होता है। ये सारी चीज़ें आपको जब भी कोई रिएक्शन लिख के मिलेगी पेपर में तो वो गिवन होएगी। 2ab और ये आपका फास्ट वाला रिएक्शन है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग R = K, A के पावर X में जो हम सबसे पहले करते थे B2 की पावर Y लिख देंगे। इसका लिखा है मैंने, जो रेट लॉ हम लिखा करते होते हैं। तो ठीक है, अब R = K, यहाँ पे A का क्या होगा, बिल्कुल 0। इनिशियली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे A बना ही नहीं है, सेकेंड स्टेप में बन रहा है। और B की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। B2 की पावर 1 आ जाएगी क्योंकि B पहले वाले स्टेप में कुछ बनी जा रहा है हमारा। फिर जब A 0 ही आ जाएगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, B2 के ऊपर 1 आ जाएगा और ये K आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये किस ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया, हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, मैकेनिज्म मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे आपको स्लो और फास्ट स्टेप के बारे में चीज़ें दी होगी। एक एग्जांपल आपको देती हूँ, आप उस एग्जांपल से ज़रा खुद निकाल के बताएंगे। मैं स्लो फास्ट सब कुछ लिख के दे देती हूँ, ठीक है, उससे निकालना। ये लिख लिया सबने, हो गया? लिख लिया अमन? लिखो x2 पैर में 2 है, ये आपको करना है, मैं सब कुछ इसमें लिख के दूंगी। x2 + 2y, 2 + 2z, ये 2 है और z है। 2x2 नहीं x y2 और z है। पहला स्टेप इन्होंने लिख के दिया है x2 फिर 2x और ये है बेचारा स्लो प्रोसेस। सेकंड है y2 गिव्स अस 2y और इसको हम लिख सकते हैं 2y2 = 4 बन जाएगा, 4y, ये भी स्लो है। तीसरा 2x + 4y + 2z गिव्स अस 2xy 2z, ये आपका फास्ट वाला रिएक्शन है। तो रेट रिएक्शन लिख के दिखाना ज़रा। k के ऊपर क्या लिखोगे, x² का x, y² का y और z का z। कौन सा ऑर्डर लिखा जाएगा, पहले लिख के देखो खुद से। वैसे ही लिखना पहले, R = K, x² का ऊपर पावर कुछ ऐसे करके लिखना जाना है ना आप लोगों को। x2 का ⁻ x, y का y, z का z, y भी 2 है आपका। किसका 0 है, किसका कितना है बताओ।
नहीं हो रहा, ये हो गया। कुछ भी बताओ, गलत सलत कुछ भी बताना ही है आज आपने। देखती हूँ आप लोग का क्या बन रहा है। कोई तो ऑर्डर लिख दो, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि लिखना ही बनना है। जो भी लग रहा है आपको, पेपर में समझो आ गया है, बोर्ड्स में बैठे हो। हाँ शिव, कुछ तो लिखोगे 1 2 3, अब जो भी आपको लग रहा हो। थर्ड फास्ट वाले स्टेप में देख लो, XYZ तीनों है। Z बेचारा बस कम हो गया है, कुछ तो लिखा जाएगा। लग तो ऐसे ही जा रहे हो, मन करो। x की पावर कितनी बन जाएगी? 2x का 2x बन गया फास्ट वाले में, मतलब एक तो है फास्ट वाले स्टेप में, थर्ड वाले में 2x का उधर 2x बन गया, तो x की पावर तो क्या हो जाएगी, क्या होनी चाहिए 1 होगी। एक ही प्रोडक्ट बना ना, एक तो चलो बन गया। y का कुछ बना, y का तो आधा ही हो गया 2। z का कुछ हुआ 1 लिख दो, 2 था वो क्या बन गया आपका 1 में चला गया। ठीक है, अभी भी नहीं ऑर्डर निकलेगा। क्या निकला वैसे? बोल दो, कुछ तो बोल दो। गलत सलत बोलना ही नहीं तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ। बोलो आंसर, बोलना तो पड़ेगा। x2 2y2 2v1। तो जो भी मैंने उसको ऐड करना, ऊपर वाले नंबर को ऐड करते होते हैं। थर्ड ऑर्डर तक ही होता है हमेशा, नहीं थर्ड तक ही होता है। ठीक है, पहले अब चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आपका 4 आया ना, वो सही है। वैसे तो आपको तो कुछ नहीं आया देवेंद्र। हाँ एक ही पहली बार तो आप बीच में छुट्टी अलग मारते होते हो। x का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x² का 1। ठीक है, 1 ले रहे हैं ना, सेम टू सेम बन गया है आपका यहाँ पे। और y का कितना ले रहे हो, y 2 था। ठीक है, ये 4 से कितना हो गया 2 हो गया, मतलब हाफ हो गया, 2 ले लिया। ये 2z से क्या हो गया z हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिया जाएगा, बट इस रिएक्शन में वो z की पावर 0 है। अगर आपने 1 ले लिया तो ये कौन सा ऑर्डर बन जाएगा 2 3 4। पर हम कहाँ तक पढ़ते होते हैं, थर्ड ऑर्डर ही है। ये एग्जाम्पल मेरा बनाया हुआ है तो शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, पर हमेशा थर्ड ऑर्डर तक ही आएगा। हमेशा ये चीज़ ऐड होती है पावर वाली। बोलो क्या कह रहे हो? डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2x था ना, 2x का क्या बन गया 2x सेम रह गया, तो हमने क्या लिख दिया कुछ बन रहा है। ठीक है, ये आधा हो गया तो हमने लिख दिया। ठीक है, और ये भी आधा हो रहा है, मतलब ये भी हाफ हो रहा है यहाँ पे जाके। तो मेरी कुछ एग्जांपल में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, बट हमेशा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक ही ये बनता होता है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे z 0 आ जाता और ये रिएक्शन तब जाके ख़त्म हो जाती। क्लियर है कि क्या बोला मैंने आपको? तो ये थर्ड इस तरीके से ही आपको निकालना पड़ेगा। हमेशा याद रखना फास्ट वाली लाइन में आपने पढ़ना है, क्योंकि स्लो वाले की बात अगर हम नहीं कर रहे हैं। अब स्लो वाला ही क्या होता है, रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है। इसमें आपको z कहीं पे दिख रहा है, स्लो वाले में नहीं ना। ठीक है, स्लो वाले में z नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे वो क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। एग्जाम्पल करेक्ट है, मुझे याद आ गया ये। ठीक है, 0 लिख देंगे। क्यों 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एक चीज़ बन रही है, यहाँ पे y बन रही है, और स्लो वाले स्टेप में z का कोई रोल ही नहीं है, और हमेशा लिमिटिंग फैक्टर ही डिटरमाइन करेगा रेट लॉ। तो 2 + 1 3 सही है ये एग्जांपल। मुझे लगा मेरे से गड़बड़ हुई है। अगर कुछ पूछना है तो बता दो, कुछ गड़बड़ हो गया था मेरे को बोलने में, अब करेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि स्लो वाले देख रहे थे ना, फास्ट वाले में क्यों देख रहे हैं। अब नोट करके एक पॉइंट लिख दो, अगर कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप होएगी तो वही डिसाइड करेगा उसका रेट लॉ। लिख दो अमन, अगर कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है
तो वही डिसाइड करेगा हमारा रेट लॉ। सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, उनका भी नाम है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाए कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो समझ जाना वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। उसको हम क्या कह देंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। 2 पॉइंटें और है, तब लिखो, तब खत्म होगा चैप्टर। लिखो ऑर्डर कैन बी 0 और नेगेटिव, order can be 0 or negative but molecularity cannot 0 or negative. Molecularity, molecularity, molecularity cannot be 0 or negative. और लास्ट में molecularity की डेफिनेशन कि molecularity बोलते किसको हैं। Molecularity is equals to number of reactants reacting in elementary reaction, number of reactants reacting in elementary reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन समझते हो ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसमें कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं। अगर 2 कर रहे होंगे तो 2 ऑर्डर होगा, 1 कर रहे होंगे तो 1 ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, खतरनाक सा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर, ऑर्गेनिक का। क्लियर है? किसी के स्कूल में और कुछ आ रहा है, कुछ करवाना है तो बता दो मुझे। फर्स्ट बुक आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देवेंद्र में वापस से रिवाइज़ करवा रही हूँ एक बार, मैंने बताया ही था आपको। एक बार एल्डिहाइड कीटोन्स करेंगे और मतलब हार्डली उसको जो भी डेज़ लगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही क्योंकि अल्टरनेट पे क्लास होती है, 1.5 वीक के अप्रॉक्स। और इसके बाद आपका सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज़ करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके साथ साथ CBSE वाले बच्चे अपनी NCERT को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, और तो इसमें कुछ नहीं कह सकती मैं। खरीदी आपने NCERT? खरीद ली? और आपकी घुमा तो नहीं रही? ठीक है। बाकी किसी की और कोई क्लास है?